हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं दूसरा लेक्चर, हमारा फर्स्ट चैप्टर का दूसरा लेक्चर क्लास 12 का। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा कि आवेश किस प्रकार से खोजा गया, किस प्रकार से आवेश की उत्पत्ति हुई और उसके बाद में आवेश के गुणों के बारे में हमने उसके बारे में स्टडी की। तो वहाँ पे जो हमारा एक गुण था वो रह गया था कि आवेश है वो कैसी राशि होती है, क्वांटीकृत राशियाँ होती हैं। इससे पहले कि जितने भी गुण हैं आप इससे पहले वाले वीडियो के अंदर देख सकते हैं, और जो लास्ट वाला जो हमारा जो गुण बच गया था वो अपन अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्वांटीकृत राशियाँ कौन सी होती हैं? तो आवेश है, विद्युत आवेश है, वो क्वांटीकृत राशि होती है। क्वांटीकृत राशियाँ होती कौन सी हैं? वे राशियाँ जिनका स्थानांतरण, जहाँ मान लीजिए हम किसी भी ऐसी कोई हमने द्रव्यमान ले लिया या कोई भी हमारे पास कोई एक ऐसी राशि है जिसका स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह पे करते हैं तो सतत रूप से ना होकर टुकड़ों के रूप में होता है। कभी मान लीजिए एक बंडल गया, दूसरा बंडल गया, तीसरा बंडल गया, चौथा बंडल गया, तो वे राशियाँ कौन सी होती हैं? क्वांटीकृत राशियाँ होती हैं। और इन राशियों का सबसे जो छोटा मान होता है उसे बोला जाता है क्वांटा बोला जाता है, उसे बोलते हैं क्वांटा बोला जाता है। तो क्वांटीकृत राशियों का जो सबसे छोटा मान होता है उसे हम बोल देते हैं क्वांटा बोलते हैं, उसे बोल देते हैं हम क्वांटा। ठीक है, तो जो सबसे छोटा जो मान होता है उसे क्वांटा बोला जाता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने एक डेफिनेशन बनाई कि वे भौतिक राशियाँ जिनका स्थानांतरण सतत रूप से ना होकर टुकड़ों के रूप में होता है उन्हें क्वांटीकृत राशियाँ कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी भौतिक राशियाँ जिनका न्यूनतम मान पता है आपको वो क्वांटीकृत राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, जैसे आप डिफाइन नहीं कर सकते द्रव्यमान है वो सबसे छोटा रूप कौन सा होगा, द्रव्यमान का जो सबसे छोटा रूप होगा वो कौन सा होगा, आगे आगे अपनी रिसर्च चलती ही जा रही है। तो द्रव्यमान का क्वांटा हमको नहीं पता है, लेकिन आवेश का क्वांटा पता है। हमें पता है कि आवेश है इससे छोटा नहीं होता है। तो वो जो आवेश का जो वैल्यू है, सबसे जो छोटी वैल्यू है, उसे क्या बोला जाता है? क्वांटा कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो आवेश की सबसे छोटी वैल्यू है वो कितनी होती है वो अपन देखते हैं। तो एक मिलिकन तेल बूंद प्रयोग हुआ था, उसके अंतर्गत पता लगाया गया कि जो आवेश है वो सबसे छोटा आवेश मतलब वैल्यू कितनी होगी। तो उसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आई थी कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम आवेश है वो सबसे छोटा आवेश होता है। इससे छोटा आवेश पॉसिबल नहीं है। और ये वाला जो आवेश है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम आवेश, ये हमारे इलेक्ट्रॉन पे पाया जाता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे पाया जाता है 1.6 से। यदि आप इसको आगे और डिफाइन करना चाहें तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि 1.60218 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम इतना आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत आवेश का क्वांटा है। क्वांटा का मतलब क्या होता है कि वो सबसे छोटी वैल्यू, सबसे स्मॉल वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू है, उसे हम क्वांटा कहते हैं। तो कोई दिक्कत यहाँ तक? तो क्वांटीकृत राशियाँ कौन सी होती हैं उसके बारे में आज समझ चुके होंगे। यहाँ से हम एक फॉर्मूला भी डिफाइन कर सकते हैं जो हमारा इस चैप्टर का सबसे पहला ही फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला बनता है हमारे पास यहाँ पे Q = NE। Q = NE। Q है यहाँ पे विद्युत आवेश। मान लीजिए हमारे पास कोई एक बॉडी है और उस पर आपको आवेश ज्ञात करना है। जैसे हमारे पास कोई एक वस्तु, ये एक वस्तु है और इस वस्तु पे आपको ये पूछा गया कि इस पे आवेश कितना है। यदि आपको ये पता है कि यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं और कितने इलेक्ट्रॉन डाले गए हैं तो आप बता सकते हैं कि इस पे कितना आवेश होगा। ठीक है, तो देखिए, तो Q = हमारे पास फॉर्मूला होता है Q = NE। N यहाँ पे हमारे पास होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि हमने किसी वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं या उसमें डाल दिए हैं, वो संख्या को व्यक्त करता है N। E है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के आवेश को व्यक्त करता है, जो अपने पास ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन का आवेश। यदि आप इस प्रकार से ऐसे डिफाइन करना चाहते हैं, राउंड ऑफ में रखना चाहते हैं तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम रख सकते हैं। ठीक है, क्यों है उस बॉडी पे आवेश कितना आ गया, उस वस्तु पे कितना आवेश आ गया, उसको व्यक्त करता है। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया किसी भी वस्तु पर यदि इलेक्ट्रॉन कितने निकाले गए हैं और कितने इलेक्ट्रॉन डाले गए हैं, यदि आपको ये पता है तो आप बता सकते हैं कि उस वस्तु पे कितना आवेश आया होगा। तो किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? Q = NE। यहाँ पे यदि हमारे पास आप वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो आपको पता है कि पॉजिटिव आवेश आएगा, और यदि इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो नेगेटिव आवेश आएगा। आपको बताया ही था कल मैंने कि जब भी अपन किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, और उस अधिकता की वजह से वहाँ पे कौन सा आवेश रहता है, कौन सा प्रभावी आवेश कौन सा रहता है? नेगेटिव। तो अपन ऐसा बोल देते हैं कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है वहाँ पर नेगेटिव आवेश आता है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है वहाँ पे पॉजिटिव आवेश आता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए
ये जो हमारे पास Q इज इक्वल टू एन फॉर्मूला है, एन है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो एन नंबर है वो पूर्णांक होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिनोमी नहीं होना चाहिए 1/2 3/2 3/4, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एन की जो वैल्यू है वो ऐसे होनी चाहिए। जीरो भी हो सकती है, जीरो तो तब हो जाएगी जब लेन देन ही नहीं हुआ, तो लेन देन नहीं हुआ तो किस बात के पैसे तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 1 2 3 4, इस प्रकार से आप जितने भी अपने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं वो सारी इसमें काउंट हो जाएंगे। ओके अब तो कहने का मतलब ये हो गया कि किसी भी वस्तु पर आप एक नोट लगा सकते हैं, नीचे ऐसा लिखा जा सकता है कि किसी भी वस्तु पर आवेश है वो उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन निकाले गए या दिए गए तो उन इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। जो भी इलेक्ट्रॉन निकाले हमने या दिए उनके पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। तो कहने का मतलब किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। जो दिए गए इलेक्ट्रॉन हैं, ऐसे नहीं है कि उस वस्तु के पास पहले से इलेक्ट्रॉन है उनके पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है, जो उसने ग्रहण किए हैं या त्यागे हैं इलेक्ट्रॉन उनके पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। ओके, यहाँ तक का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हम एक ग्राफ देख रहे हैं। आपको यहाँ पे ये बताना है कि इस ग्राफ के अंदर कौन सी चीज़ सही है। देखिए, जैसे मेरे पास यहाँ पे मैंने ये वाई एक्स लिया, ये एक्स एक्स लिया, और यहाँ पे मान लीजिए मैं सबसे पहले ये एक मेरे पास वस्तु है, ये एक वस्तु है ए, इसको मैंने सबसे पहले कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, मतलब कोई भी अपन ने इलेक्ट्रॉन न तो दिया है और न लिया है, तो इस पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है। इस वाली लाइन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वाई एक्स पे किसको ले लेंगे, चार्ज को ले लेंगे, क्यू को ले लेंगे। तो पहले सबसे पहले जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो जब मैंने इसको मतलब कोई भी आवेश मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन दिया या इसने त्यागा, तो उससे पहले हमारे पास जीरो, तो जीरो पे हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पे चार्ज कितना है, जीरो, तो यहीं पे पॉइंट रहेगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पे मान लेता हूँ, यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 3 4 5, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते जाएंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आ गया, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आ गया। एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो इतना आवेश यहाँ पे आ गया। मान लेता हूँ कि यहाँ वाला जो ग्राफ में हमने डिफाइन कर रखा है, हाँ इसको दिया है तो माइनस में लिख लेते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश यहाँ पे। इसी प्रकार से जैसे मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन देता हूं तो यहाँ पे आवेश कितना हो जाएगा। आपको पता है कि जब भी मैं किसी वस्तु को एक इलेक्ट्रॉन दूंगा तो इतना आवेश आएगा, और जैसे मैं इस पे दूसरा इलेक्ट्रॉन देता हूं, इसको दूसरा इलेक्ट्रॉन दूंगा तो कितना आवेश आ जाएगा, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। कहने का मतलब ध्यान से समझिए आप बात को कि जैसे जैसे मैं किसी वस्तु से, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, जैसे जैसे मैं उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने लगता हूं वैसे वैसे उस पे चार्ज आने लगता है। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जैसे जैसे मैं इसको इलेक्ट्रॉन देता हूं तब भी उस पे चार्ज आने लगता है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखिए बात को, जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया तो पहले वाले का तो है ही है और दूसरे का हो रह जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश, तो एक का कितना था उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, -3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसी प्रकार से तीसरा इलेक्ट्रॉन जैसे मैं इसको देता हूं तो कितना हो जाएगा, 1.6 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, इस प्रकार से ये कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसे जैसे आप अगला चौथा इलेक्ट्रॉन देंगे, पांचवा इलेक्ट्रॉन देंगे, इस प्रकार से कंटिन्यू ये बढ़ता जाएगा। कोई यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ओके, अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आपको ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने पहला इलेक्ट्रॉन दिया, ये आवेश आ गया, अब दूसरा दिया। इस प्रकार से मैं यहाँ पे 2 ग्राफ बना रहा हूँ। एक मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ कि पहले जैसे एक इलेक्ट्रॉन दिया, 2 दिया, 3 दिया, तो ग्राफ आवेश है वो सीधा सीधा ऐसे चलेगा, मतलब एक हमारे पास सरल रेखा प्राप्त होगी, या इस प्रकार से ऐसे होना चाहिए कि जैसे रेड से बनाता हूँ, ये लीजिए। यहाँ पे आपको ये बताना है कि इन दोनों ग्राफ के अंदर ये जो रेड वाला फर्स्ट, ये ब्लैक वाला ये फर्स्ट, और ये जो रेड वाला जो ग्राफ बनाया है मैंने ऐसे सीढ़ियाँ से बनाई हैं, तो इन दोनों में से आपको ये बताना है कि फर्स्ट वाला ग्राफ सही है या सेकंड वाला ग्राफ सही है। मतलब एक, जब हम किसी वस्तु को आवेश मतलब जब किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देते हैं या वहां से निकालते हैं तो हमारे पास उस वस्तु पर आवेश है वो एक सरल रेखा के रूप में बढ़ता जाता है या ऐसे सीढ़ियों के रूप में बढ़ता है। तो आपको ये थोड़ा सा सोच के बताना है कि इनमें से कौन सा सही है ग्राफ। 1 मिनट है आपके पास, सोचिए। ओके,
तो अब इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में से ग्राफ ये वाला सही है, सेकंड वाला ग्राफ है वो सही है, जो रेड वाला है वो सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ बनी हुई है वो ग्राफ सही है। ये क्वेश्चन वैसे एक बार पूछा भी गया है, कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है। तो ध्यान से देखिए, जब मेरे पास 0 इलेक्ट्रॉन दिए मैंने, तो इस पे कोई आवेश है नहीं है, 0 ही रहना चाहिए। मतलब जब तक पहला इलेक्ट्रॉन आया इस वस्तु पर, जब तक पहला इलेक्ट्रॉन आया इस वस्तु पर या इससे निकाला गया, तब तक इसके पास 0 आवेश है। तो कब तक आया, यहां से लेकर यहां तक मैं पहुंचा, तब मेरे पास आवेश कितना होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। तो आप इस रेड वाली लाइन पे देख सकते हैं यहां पे 0 है, लेकिन इसके अंदर देख सकते हैं ब्लैक वाली के अंदर, यहां तो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है कंटिन्यू। एक इलेक्ट्रॉन आपने दिया नहीं, अभी तक दिया नहीं, यहां पे आके आपने दिया, लेकिन इसके देने से पहले ही इसने आवेश इस प्रकार से लीनियर रूप से इसने बढ़ा दिया, लेकिन बढ़ना नहीं चाहिए ना, तो नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये वाला ग्राफ गलत हो गया और ये वाला सही हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्यों सही है, इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं अपन। जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो कितना आवेश आया, 1.6 आया, 1.6 आया, सीधा आवेश इतना आया। तो झटके के साथ में ये सीधी लाइन ये है हमारे पास इस प्रकार से बढ़ी सीधी। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं दिया तब तक इतना ही आवेश रहना चाहिए, तब तक तो इतना ही आवेश रहना चाहिए, तो तब तक उतना ही बना हुआ है, ये लीजिए। उसके बाद जैसे दूसरा दिया तो मेरे पास मैं डिफाइन कर लेता हूँ कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। इसी प्रकार से जब तक तीसरा नहीं दिया तब तक 2 का ही बना हुआ है, और जैसे तीसरा दिया तो तीसरा देने पे 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम हो गया, और जैसे ही हमने चौथा दिया तो 4 के बराबर हो गया, 6.4 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश आ गया। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो आवेश है, जैसे जैसे अपन किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या उसको देते हैं, तो वहां पे आवेश वो किस रूप से बढ़ता है, वहां पे झटकों के रूप में बढ़ता है, सतत रूप से नहीं बढ़ता है, टुकड़ों के रूप में बढ़ता है। एक बार ऐसे जंप किया, फिर वापस जंप किया, फिर वापस जंप किया। तो ऐसी राशियां कौन सी होती है, क्वांटीकृत राशियां होती हैं। तो ये अपना क्वांटीकृत राशियों के क्वांटाइजेशन के लिए कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके बाद में आगे स्टार्ट करते हैं अपन क्वार्क कणों के बारे में स्टार्ट करते हैं। क्वार्क कण क्या होते हैं, एक्चुअल में अपन जब भी बात करते हैं कि हमारे फंडामेंटल्स जो पार्टिकल हैं वो कौन से होते हैं, मूलभूत कण कौन से हैं, तो अपन कह देते हैं इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनके बारे में बोल देते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो फंडामेंटल पार्टिकल है, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो किन्हीं से मिलकर बने होते हैं, और फंडामेंटल पार्टिकल्स वो नहीं होते हैं जो किसी से मिलकर बने हुए होते हैं, वो खुद में ही समाहित होते हैं, उनके अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है, वो कहलाते हैं हमारे फंडामेंटल पार्टिकल, मतलब कहने का मतलब मूलभूत कण कहलाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए क्वार्क कण क्या होता है। ये हमारे छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है, आप डिटेल में आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। क्वार्क कण 6 प्रकार के होते हैं। अब 1964 के अंदर एक रिचर्ड गेलमान नाम से एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जो हमारे पास ये जो आप बात कर रहे हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को विभाजित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इनसे भी छोटा आवेश प्राप्त किया जा सकता है, जितना प्रोटॉन पे होता है और इलेक्ट्रॉन पे होता है, उनसे भी छोटा आवेश प्राप्त किया जा सकता है। तो हमने उसके बाद में उन्होंने डिफाइन किया कि जो हमारे पास क्वार्क कण हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं, देखिए क्वार्क पार्टिकल, क्वार्क कण कौन से होते हैं, देखिए एक पहला है अप क्वार्क कण, पहला है हमारे पास अप क्वार्क कण, जिसको अपन यू से डिफाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा है अप क्वार्क कण। दूसरा है डाउन क्वार्क कण, अप डाउन, ठीक है। तीसरा है हमारे पास टॉप, टॉप क्वार्क कण, टॉप क्वार्क पार्टिकल। थर्ड हो गया। फोर्थ है हमारे पास टॉप बॉटम, बीच से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। तो हमारे पास अप क्वार्क कण, डाउन क्वार्क कण, टॉप और बॉटम, और हमारे पास स्ट्रेंज एस से डिनोट कर देते हैं इसको। और एक और है चार्म सी। ये हमारे पास 6 क्वार्क कण होते हैं। तो इनमें से हमारे पास ये जो 2 हैं, शुरू वाले 2 हैं अप और डाउन क्वार्क कण, इनके द्वारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर बने होते हैं, इन दोनों से मिलकर बने होते हैं। आज पता लगा हमारे को कि सर आपने इन दोनों से मिलकर इनको बनाया है। तो देखिए ध्यान से समझते हैं इस बात को अपन। आपको पता है कि हमारे पास कोई भी एक किसी भी पदार्थ की बात करते हैं तो वह पदार्थ अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है, और अणु है वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और आपको पता है सभी लोगों को कि परमाणुओं के अंदर कौन कौन पाया जाता है, कि एक नाभिक होता है और उसके चारों ओर कक्षाएं होती हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कक्षाओं के अंदर तो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, और जो नाभिक होती है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं।
प्रोटॉन आपको पता है प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन की बराबरी होता है, दोनों के पास में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास में इक्वल मैग्नीट्यूड होता है, चार्ज के जो वैल्यू है वो इक्वल होती है। आप ऐसा नहीं कह सकते, कईयों को ऐसा डाउट हो जाता है कि जो सर आप ऐसा कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है नेगेटिव है, तो हम ऐसा मैथमेटिक्स के अंदर सीखते हैं कि नेगेटिव है तो वो नंबर छोटा हो गया और पॉजिटिव है तो वो बड़ा हो गया। ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। दोनों के जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, केवल डिफाइन करने का जो तरीका है, यहाँ पे इस वाले को नेगेटिव बोला गया है और इसको पॉजिटिव बोला गया है। ठीक है, बस इतना ही अंतर है। हाँ, आप यहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं कि कैसे इसके नेगेटिव आए, कैसे पॉजिटिव आए, वो आगे आगे अपन जैसे जैसे प्रयोग हुए थे उन पे आधारित हैं, वो अपन परमाणु वाले चैप्टर उनके बारे में उनके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब मैं प्रोटॉन की बात करता हूँ, ये वाले जो हमारे पास क्वार्क कण है, अप डाउन टॉप और बॉटम और स्ट्रेंज और ये हमारे पास चार्म, ये जो हमारे पास क्वार्क कण है, इनमें से तीन के जो चार्ज होते हैं वो +2/3 × E। अब क्वार्क कण की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, +2/3 × E। और इसी प्रकार से जो डाउन वाला होता है उसकी वैल्यू होती है -1/3 E। ये इनकी वैल्यू होती है। इसी प्रकार से आप टॉप बॉटम इनकी देखेंगे तो टॉप वाले की हो जाती है 2/3 × E, बॉटम वाले की ये हो जाएगी, स्ट्रेंज वाले की ये और चार्म वाले की ये। तो इस प्रकार से अपन इनकी ये वैल्यू होती हैं। अब जो हमारे पास प्रोटॉन होता है, आपको पता है कि जो हम कोई भी पदार्थ, अभी अपन ने बात की कि जो पदार्थ के जो परमाणु हैं उनके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, एक नाभिक पाया जाता है। मान लेता हूँ ये है मेरे पास एक नाभिक है और इसके चारों ओर ये कक्षाएं हैं, एक कक्षा, तो कक्षा कितनी है, अपन किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे हैं तो अपनी इतनी बना के छोड़ देते हैं। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो गति कर रहे हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। ठीक है, ओके, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इनके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन कौन से पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, प्रोटॉन है वो कौन से पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, तो प्रोटॉन के पास में 2 U और 1 D। U कौन, 2 अप और 1 डाउन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। कि मतलब ये हमारे पास, मान लीजिए ये प्रोटॉन है, ये मेरे पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन के पास में अंदर की साइड में 2 U और 1 D होता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि 2 अपर क्वार्क कण और 1 डाउन क्वार्क कण होता है प्रोटॉन के अंदर। इसी प्रकार से जब न्यूट्रॉन की बात करता हूँ, तो न्यूट्रॉन के अंदर 1 अप और 2 डाउन, ये हमारे पास इस प्रकार से ये बने हुए होते हैं। इसी वजह से आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जब आप यहाँ पे तो लिख देंगे UDD, इसका मतलब क्या हुआ, 1 अप 2 डाउन, 2 अप 1 डाउन। तो यहाँ पे आप इनकी वैल्यू आप डिफाइन करें, U की कितनी होती है, +2/3E और इसकी कितनी है, -1/3E। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो इसके अंदर कितना हो जाएगा, +2/3E -1/3E -1/3E। आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आवेश कितना आ जाएगा, 0, और वहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आया और न्यूट्रॉन कैसा आया, हमारे पास निरावेशित कण आया, इस पे कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे क्वार्क कण होते हैं, ये 6 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वार्क कण, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आप लेप्टॉन्स होते हैं, बोसॉन्स होते हैं, लेकिन उनके बारे में हमारे सिलेबस में दे भी नहीं रखा। आप हायर क्लासेज के अंदर जाएंगे तब आप उनकी स्टडी करेंगे डिटेल से। ठीक है, और उनके बारे में अभी उनकी कैसे गुण हैं, क्या हैं, वो सारी चीजें अभी डिफाइन भी नहीं हुई। अब आप यहां से ऐसा कह सकते हैं कि सर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटा है E = आपने ऐसा माना कि सबसे छोटा जो मान है वो E है, कि E मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इससे भी छोटा हमको मिल रहा है, कितना मिल रहा है, ये मिल रहे हैं हमारे पास 1/3 2/3 ये मिल रहे हैं। तो आप इनको मान सकते हैं फिर क्वांटा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो क्वार्क कण होते हैं, ये वाले जो क्वार्क कण होते हैं, ये क्वार्क कण बॉन्डिंग में रहते हैं, इनको अलग अलग करना पॉसिबल नहीं है, मतलब ये जुड़े हुए रहते हैं। इसी कारण से इलेक्ट्रॉन को ही सबसे छोटा मान माना गया, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उसी को सबसे छोटा मान माना गया आवेश का। वरना आप इनको भी डिफाइन कर सकते थे यदि इनको अलग अलग कर पाते तो। ठीक है, ओके। इसके बाद में अपन आगे स्टार्ट करते हैं। एक अपने पास एक छोटा सा हमारे डाउट है, कई बच्चों को ऐसा हो सकता है
कि सर आप बार बार ऐसा कह देते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, कौन सी वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, कौन सी नहीं त्यागेगी। तो ये डिपेंड करता है उनके बीच में जो एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, उस पर डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, हमारे पास कोई एक ए पदार्थ की वस्तु है, कोई एक दूसरा बी पदार्थ है, कोई एक ए है और कोई बी है। इन दोनों के एक एक परमाणु ले लेता हूँ। तो इनके दोनों के एक एक परमाणु ले लेता हूँ मैं। ये लीजिए, इसके अंदर तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ही नाभिक के अंदर, और बाहर ये इसकी कक्षाएं हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, एक बी का परमाणु ले लेता हूँ। जैसे ही बी का परमाणु लिया, इसके अंदर भी मेरे पास एक नाभिक और ये कक्षाएं, मान लेता हूँ इसके अंदर दो ही कक्षाएं। अब ध्यान से देखिए, मैं जब कल हमने पढ़ा था कि आवेशन की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से हम वस्तुओं को आवेशित करते हैं, मतलब विद्युत आवेश का जो गुण है वो किस प्रकार से हम जनरेट करते हैं। तो मैंने आपको कल बताया था कि जब वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो विद्युत आवेश का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, जैसे मैं इस ए वस्तु को और बी वस्तु को आपस में रगड़ता हूँ तो इसके जो सतह के जो परमाणु हैं, ए वस्तु और बी वस्तु दोनों के जो सतह के जो परमाणु हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आपस में स्थानांतरित हो जाते हैं, और स्थानांतरित होने की वजह से एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और एक में अधिकता हो जाती है, किसी में भी हो सकती है। लेकिन वो किस पे डिपेंड करता है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जो बांधे रखने वाला जो बल होता है उसे बोला जाता है नाभिकीय बल। और यहाँ पे प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश होता है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उस पे कौन सा आवेश होता है, नेगेटिव आवेश। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी यहाँ पे इतनी है, और इसी प्रकार से यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है इस बी के पास में, और इसका जो प्रोटॉन है इनके मध्य की दूरी इतनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये वाली दूरी ज़्यादा है। हमने एक गुरुत्वाकर्षण के अंदर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, F = g(m1m2/r²). ये तो आप 11th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, लेकिन अब आप आगे पढ़ेंगे F = k(q1q2/r²). ये वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी आपने ड्राइव नहीं किया लेकिन अपन अगली क्लास के अंदर करेंगे। यहाँ पे R की वैल्यू आप बढ़ाते हैं तो F की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। R की वैल्यू इंक्रीज करने पर F की वैल्यू डिक्रीज होगी, R बढ़ाने पर F बढ़ेगा, और R घटाने पर F बढ़ेगा, ऐसा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों के मध्य जो लगने वाला जो फोर्स है, इन दोनों के मध्य जो लगने वाला जो फोर्स है वो वीक है, इनके मध्य लगने वाला जो फोर्स है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो ये वाला जो परमाणु है, बी परमाणु है, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देगा, नहीं जाने दूंगा, और यहाँ वाला है वो आसानी से निकलने देगा। तो जैसे आप इनको आपस में रगड़ेंगे तो यहाँ के जो सतह के इलेक्ट्रॉन हैं वो आपस में घुस जाते हैं। अब जैसे आप इनको अलग करेंगे तो जाएं कहाँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, जो आपस में हम गुथ गए हैं वो कहाँ जाएं। तो कौन डिसाइड करेगा यहाँ पे जो लगने वाला जो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, जो विद्युत बल होता है, वो डिसाइड करेगा किधर जाना है। तो कौन सा फोर्स ज्यादा लगा रहा है, ये वाला फोर्स ज्यादा लगा रहा है तो इधर चला जाएगा। इधर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई तो इस पे कौन सा आवेश आ गया, नेगेटिव आवेश आ गया, और इस पे कौन सा आवेश आ गया, पॉजिटिव आवेश आ गया। इसी की वजह से हम ऐसा बोल देते हैं कि जो कम कार्यफलन वाली वस्तु होती है वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और जो अधिक कार्यफलन वाली वस्तु होती है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है यहाँ पे। आज की क्लास बस इतनी होगी। कल अपन इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कूलाम नियम के बारे में पढ़ेंगे। कूलाम का नियम जो किस बेस पे है वो सारी चीज़ें अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। ओके, टेक बाय।